अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार पर वीडियो बनाता तो उस पर काफी व्यूज आ जाते और वो वायरल भी होती और लोगों को भी पसंद आती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो विषय महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस चीज से आप पर की जेबों पर फर्क पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है, आपके परिवार को फर्क पड़ रहा है, वो है आज से 120 साल पहले लंदन की शहरों पर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों की एक रेस होती है। यही नहीं, इस रेस में इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल की कारों को बुरी तरीके से हराती है। और इतना ही नहीं, आज से लगभग 100 साल पहले एक ऐसा समय आता है कि लंदन की सड़कों पर लगभग एक तिहाई से आधी इलेक्ट्रिक कारें दौड़ने लग जाती हैं। ऑटो मार्केट पर इलेक्ट्रिक कारों का कब्जा सा होता नजर आ रहा था। लगभग कब्जा हो ही गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इलेक्ट्रिक कारें गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। कहने को तो पेपर्स पे ये कह दिया गया कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, हम इतना नहीं कर पा रहे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक अलग से इकोनॉमी, एक अलग से मार्केट खड़ी कर दें। लेकिन उसके बाद लाखों करोड़ों नहीं, दुनिया में अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट होती है और इलेक्ट्रिक कारों को छोड़कर एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का। क्योंकि अगर हम देखें आज से लगभग 100 सवा 100 साल पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल डीजल के लिए भी दुनिया का इतना ही था और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी इतना ही था। तो अगर हम पेट्रोल डीजल को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते तो उसमें भी लगभग उतनी ही इन्वेस्टमेंट आती जो अब हमें पेट्रोल और डीजल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने में आई। लेकिन उस समय कुछ एलीट क्लासेस को ये लगा कि अभी देश ही नहीं, दुनिया की इकोनॉमी को 100-150 साल तक पेट्रोल और डीजल से चलाना है, उससे कुछ नया निकल कर आएगा और उन्होंने चलाया भी। अब जब उनका ये मकसद ये पूरा हो चुका है तो अब उन्होंने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पोल्यूशन जैसे विषय हमें अब बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, महत्वपूर्ण लग रहे हैं। तो अब हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे पहली बात आती है लिथियम बैटरीज की, या मैं कहूं लिथियम की। मैंने इस पर डिटेल में बात की थी कि क्या सही मायने में इलेक्ट्रिक कार्स ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन व्हीकल है। क्योंकि फैक्ट, स्टैट्स और डेटा और रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही हैं। आपको पिन कमेंट में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। खैर छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया आज लिथियम का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, प्रोड्यूसर है। वहां पर लिथियम सबसे ज्यादा मिलता है। अगर मैं बात करूं कि अचानक से एलीट क्लासेस जिस चीज में पैसा लगाते हैं वही चीज आगे 1-2 साल में इतना फल फूल जाती है और ये एलीट क्लासेस उसमें से इतना पैसा निकाल लेते हैं कि वो दुनिया के कुछ गरीब देशों को तो उसी 1-2 साल की कमाई से खरीद ले। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा पिछले 2-2.5 साल से कि कैसे एलीट क्लासेस, दुनिया की एलीट क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं, चंद लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने वैक्सीन कंपनीज में पैसा लगाया। उसके बाद एक महामारी आई और वैक्सीन्स का जो बिजनेस था वो काफी फला फूला और उन लोगों ने उसमें से बहुत पैसे कमाए। ये दुनिया के हर देश पर लागू है और दुनिया के एलीट क्लास पर ये लागू है। चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो। उसके बाद ये जिस भी चीज में पैसा लगाते हैं कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ ऐसा चीज निकल कर आती है कि अगली 1-2 साल में बहुत पैसा बरसता है। अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार पर वीडियो बनाता तो उस पर काफी व्यूज आ जाते और वो वायरल भी होती और लोगों को भी पसंद आती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो विषय महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस चीज से आप पर की जेबों पर फर्क पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है, आपके परिवार को फर्क पड़ रहा है, वो है एलीट क्लास के चमत्कार। बागेश्वर धाम जो चमत्कार कर रहे हैं मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो वो कर रहा है ठीक है, वो उसकी मर्जी है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन एलीट क्लास जो चमत्कार कर रहे हैं आपसे, उनके करने से आपको फर्क पड़ रहा है।
आपका पैसा उनके पास जा रहा है, वो जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लगातार बढ़ जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसर्च शुरू की 2018 में। भारत में लिथियम नहीं पाया जाता था, कोई भी ऐसा स्टोर, कोई भी ऐसा रिजर्व नहीं मिला था कि जिससे भारत में लिथियम की पूर्ति होती। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू से थोड़ा सा ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का लिथियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व बाहर निकल कर आया है। 2018 से ये रिसर्च चालू थी इंडिया की इस गवर्नमेंट एजेंसी की, और उन्हें अभी 2 दिन पहले ही इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। बहुत अच्छी बात है, अब भारत आत्मनिर्भर होगा लिथियम के मामले में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स ने अभी कुछ समय पहले ही लिथियम पर इन्वेस्ट किया था। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की या कुछ और आपको समझाने की जरूरत है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप अब भी नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे कुछ समझना भी चाहिए। आप किसी और चीज को देखिए, किसी और चीजों को समझिए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नहीं बनी हुई। मतलब ये लोग जिस चीज में पैसा लगाते हैं वही चीज कुछ ऐसा निकल कर आती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपया डालो तो 100, 200, 500 नहीं, हजारों लाखों रुपए बन जाते हैं। ये होता कैसे है? ये इसीलिए होता है क्योंकि पॉलिसीज वही बनाते हैं, उन्हें पता है कि अब आगे क्या करना है। अब आप ये कहेंगे कि किसी को ये कैसे पता हो सकता है कि जमीन के अंदर लिथियम का जो सोर्स है वो यहीं मिलेगा। बात यहाँ पर ये नहीं है कि उन्हें ये पता है या नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हैं कि आने वाले समय में लिथियम में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो उन्होंने लिथियम पर जो है अपना पैसा लगाया। उसके बाद एक प्रिडिक्टिव स्टडी होती है कि यहां पर लिथियम मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा तो कहीं और तो मिलेगा ही। और लिथियम पर जब अगर भारत में नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर ही रहा है, किसी अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेगा। इन्होंने पैसा लगाया है तो कुछ ना कुछ तो निकल कर रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि आपको पता चला है कि 2 दिन पहले लिथियम का एक रिजर्व मिला है भारत में, लेकिन उन्हें काफी पहले से पता है, क्योंकि डिक्लेरेशन में और मिलने में बहुत फर्क होता है और वो दोनों चीजें अक्सर बहुत दूर दूर होती हैं। आपको डिक्लेयर किया गया है कि 2 दिन पहले मिला है, लेकिन वो मिला काफी पहले होता है। खैर छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि लगातार आपकी जेबों से इसी तरीके से पैसा जा रहा है। और वो जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए पैसा उतना ही है, वो जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से पैसा उनके पास आ रहा है, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में आप कोई भी देश वर्ल्ड मैप पर उठाकर देख लीजिए, उस देश के ऊपर कर्जा है। अब कोई तो देने वाला होगा। दुनिया में जितने भी देश हैं उन पर अगर कर्जा है तो वो कर्जा किसी देश ने तो दिया होगा, जिस देश ने दिया है उस पर भी कर्जा है। तो ये पैसा है किसका, ये कर्ज है किसका? ये सोचने वाली बात है। बात या उंगली उन्हीं एलिट क्लास पर आती है, उन्हीं चंद लोगों पर आती है कि ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है। अभी ताजा ताजा हालात पाकिस्तान के ही देख लीजिए, वहां पर इतनी ज्यादा भुखमरी है, महंगाई अपने चरम पर है, और पाकिस्तान ने आईएमएफ की अपनी जो आईएमएफ ने शर्तें बताई वो सभी आईएमएफ की शर्तों को मान लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान 160 अरब रुपए देने को तैयार हो गया है। इससे बड़ी हैरानी की बात क्या होगी? महंगाई, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग वीडियोस आ रही हैं कि लोगों को आटा खाने के लिए नहीं मिल रहा है, रोटी बनाने के लिए नहीं मिल रहा है। और वहां पर पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त को मान लिया है कि पेट्रोल डीजल के 50 रुपए बढ़ाए जाएंगे। वहां पर आईएमएफ की शर्त को पाकिस्तान ने मान लिया है कि जो सब्सिडीज हैं अलग अलग योजनाओं में वो बंद की जाएंगी। तो एक देश जहां पर वैसे ही भुखमरी है, अभी हालात खराब हैं, तो हम इन शर्तों को किस तरीके से मान सकते हैं? वहां के लोगों के हालात क्या होंगे? वो बद से बदतर हालात में आ जाएंगे, उनकी मौत निश्चित है। क्या इस दलदल से कभी पाकिस्तान निकल सकेगा? पाकिस्तान की छोड़िए, क्या इस दलदल से वो कोई भी देश जिसने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है और इन्हीं शर्त, तो क्या वो देश कभी भी इस दलदल से निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल सकते। क्योंकि आईएमएफ इस तरीके की शर्तें बनाता है कि आप अपने देश की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू को खत्म कीजिए, उसे गिराइए और डॉलर की वैल्यू को बढ़ाइए।
आप अपने देश में महंगाई बढ़ाइए ताकि आप आर्थिक गुलाम हो। आईएमएफ कोई भी मदद नहीं कर रहा है इस समय पाकिस्तान की, वो सिर्फ और सिर्फ उसे आर्थिक गुलाम बना रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अब इससे होगा क्या, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इससे होगा क्या। महंगाई बढ़ेगी, वहां पर हालात बद से बदतर होंगे और वहां के लोगों का जो पैसा है वो बाहर निकलकर सरकार के पास आएगा। सरकार उसे कहां देगी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देगी, जहां से उसने कर्ज लिया है। इस जेब से नहीं तो उस जेब से देगी। ये सारा पैसा वहां पर जा रहा है। और मैंने इस पर भी बात की थी कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल करता है, वो किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं, ये सभी हमने बात की हुई है। जो मेन मकसद है वो ये कि पैसे का फ्लो ऊपर जा रहा है, उस 1% एलीट क्लास के पास जा रहा है। दुनिया का कोई भी देश हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर देश हो, ये पैसा वहां पर जा रहा है। गरीबों की, आम आदमी की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। और इसी तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, ताकि वो पैसा ऊपर जाए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है। दुनिया कैसे जिएगी, अगले 100 साल दुनिया में किस तरीके से चलाया जाएगा, गाड़ियां कैसे चलेंगी, हवाई जहाज कैसे चलेंगे, लोगों का जीवन कैसे चलेगा, आम आदमी कैसे जिएगा, आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं, कैसे खाना है, कैसे नहीं, आप क्या खाएंगे, ये सब वो लोग तय करते हैं और सब चीज पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन अब भी कुछ लोग इस भ्रम में होते हैं कि वो एलीट क्लास बड़े दानवीर हैं और वो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, एनजीओज में दान देते हैं, सरकारों को देते हैं और सब्सिडीज दिलवाते हैं सरकारों को और अपना पैसा दान देते हैं ताकि नोबल कॉज हो। ये सब दिखावे के लिए होता है। आप मानिए इस बात को, क्योंकि अगर इतना पैसा दान देने के बाद भी, इतना परोपकार करने के बाद भी इतनी भुखमरी है कि आज भी लोग देश में, दुनिया में भूखे मर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए वो पैसा जा कहाँ रहा है। आपको ये सवाल अपने लिए उठाने होंगे और असली मुद्दों पर बात करनी होगी। बागेश्वर धाम सरकार या कोई भी बाबा क्या कर रहा है, इससे आपकी जेब पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अडानी क्या कर रहा है या एलीट क्लास क्या पॉलिसी बना रहे हैं, इससे आप और आपके परिवार को फर्क जरूर पड़ता है। अगर बात समझ में आए तो कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।